हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अभी तक हमने कवर किया है आपका माइनर एक्ट पोक्सो। आज हम कवर करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये भी आपका पार्ट है माइनर एक्ट का, काफ़ी बड़ा एक्ट है। ठीक है, इसको हम पार्ट्स में देखेंगे। लगभग 3 या 4 क्लासेस आपकी इसकी रहेगी। अलग अलग इसकी जो आपके सेक्शंस हैं, जो आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनको देखेंगे इसके अंदर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसका हेडिंग क्या है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके? ये है आपका एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। देखिए स्टूडेंट्स, एक्ट है ये 2015 का, वहीं इसका एक्ट नंबर क्या है? 2016। मतलब ये कौन से साल में कंप्लीट हुआ बनके? ये कंप्लीट हुआ आपका, बनकर तैयार हुआ ये 2015 में, लेकिन ये लागू हुआ आपका 2016 में। ठीक है, तो जब एक्ट बनके तैयार होता है तो वो एक्ट नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं आपका जस्ट 2015। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्ट नंबर क्या है? 2 ऑफ 2016। याद करने का क्या तरीका है? इसमें हम बात करेंगे 2 टाइप ऑफ चाइल्ड की, 2 प्रकार के बच्चों की हम बात करेंगे इसके अंदर। आगे आप देखेंगे 2 टाइप्स के बच्चे होंगे। एक बच्चा वो जिसने अपराध किया है, ऑफेंडर। ठीक है, ऐसा बच्चा जो कि आपका अपराधी है, या एक ऐसा बच्चा जिसको नीड है आपके प्रोटेक्शन की। तो ये याद करने का वे है एक आपका कि एक्ट नंबर 2 है, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 बच्चों की बात की है, 2 तरह के बच्चे इसमें बात की जाती है। नेक्स्ट है आपका पास्ट। कौन से साल में आपका ये पास हुआ? प्रेसिडेंट ने कब इसको स्वीकार किया? प्रेसिडेंट ने इसको स्वीकार किया 31 दिसंबर 2015 को। 31 दिसंबर 2015 को स्वीकार किया, लास्ट डे ऑफ ईयर। लागू होता है ये आपका 15 जनवरी 2016 को। लागू कब हुआ? 15 जनवरी 2016 को। टोटल चैप्टर इसमें 10 है, टोटल सेक्शन 112 है, टोटल सेक्शंस 112 हैं। ये वही क्वेश्चंस आपके हैं, 3 पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। ये कैसा एक्ट है आपका? ये एक्ट आपका प्रोसीजरल है और सब्सटेंटिव है। ये हमें प्रक्रिया बताता है कि कैसे हम प्रोसेस करेंगे। अगर कोई बच्चा जुवेनाइल है, उसने कोई ऑफेंस किया है, तो कैसे प्रक्रिया फॉलो करेंगे, कैसे उसको मतलब कि माना जाएगा कि वो ऑफेंडर है या नहीं है। तो जो भी प्रोसेस होगा वो हम इसके अंदर देखते हैं। इस जे अपना खुद का एक प्रोसेस लेके चलता है। सब्सटेंटिव लॉ है, मतलब इन्होंने हमको क्या बताया है? इन्होंने हमको बताया है कि कितने आपके ऑफेंसेस होंगे, कैसे ऑफेंसेस होंगे और क्या सजा होगी। ये भी कहीं ना कहीं हमको बताता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका लॉ है, प्रोसीजर लॉ भी है और सब्सटेंटिव लॉ भी है। नेक्स्ट, जे एक्ट 2015, ये 2 तरह से डिवाइड हुआ है आपका। एक तो बच्चे वो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। कभी भी आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि बच्चा अपराधी है या ऑफेंडर है, एक्यूज्ड है। तो ये ऐसे टर्म हम यूज नहीं करते बच्चे के लिए। ऑफेंडर, एक्यूज्ड, ऐसे शब्द हम यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? ऐसा बच्चा जिसका कंफ्लिक्ट विद लॉ है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, ऐसे बोल दिया जाता है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। ठीक है, इस पूरे एक्ट में आप एक्यूज्ड वर्ड कहीं नहीं देखेंगे, ऑफेंडर वर्ड कहीं नहीं देखेंगे। आप कहीं पे भी ऐसे बच्चे की बात हुई है जिसने कोई अपराध किया है, हम उसे बोलेंगे चाइल्ड विद कंफ्लिक्ट, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक। इसी प्रकार से सेकंड टाइप के चिल्ड्रन आते हैं आपके, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक। ऐसे बच्चे जिनकी आपकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है उनको? कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी केयर की जाए। ठीक है, तो ऐसे बच्चे आपके है हमारे इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपका ये सब जे एक्ट बना, तो जे एक्ट ने कोई आपके संविधान के भी आर्टिकल्स लिए हैं। कहने का क्या मतलब है? जब जे आपका बना, जे एक्ट जब आपका बन के तैयार हुआ, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने संविधान के अंदर रहते हुए इसकी एनफोर्समेंट की है, संविधान का पालन किया है। तो संविधान के कौन कौन से आर्टिकल हमने यूज किए हैं? आर्टिकल 15(3), प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हमें पता है हम किसी व्यक्ति का भेदभाव नहीं करते हैं,
तो किस पे भेदभाव नहीं होगा आपका? रिलीजियस पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे और प्लेस ऑफ बर्थ पे। मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, किसी पर्सन में मतलब बच्चे के भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इन आधारों पे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 36, 39E एंड 39F। 39E क्या कहता है? हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। कोई अगर आपका वर्कर है, काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी हेल्थ का बारे में ध्यान रखा जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में ध्यान रखा जाएगा। और एक आर्टिकल हमने यूज किया 39F, चिल्ड्रन एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बच्चे का और यूथ का हम क्या नहीं करेंगे? एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, उनका क्या उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। आर्टिकल 45, प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 साल से कम की है, उन्हें हम क्या देंगे? उन्हें हम केयर देंगे, संरक्षण देंगे, साथ में उनको शिक्षा देंगे, देखभाल करेंगे उनके बच्चों की और साथ में उनको शिक्षा प्रदान करेंगे आपके आर्टिकल 46, 45 के अंदर। फिर आर्टिकल है आपका 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम क्या करेंगे? हम न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे बच्चे का और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल की हमने कहीं ना कहीं यूज किया है, इस आर्टिकल का हमने कहीं ना कहीं यूज किया है। ओके, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? 11 दिसंबर 1992 को एक कन्वेंशन हुआ आपका। ये सेम कन्वेंशन हमने आपका पोक्सो एक्ट में भी देखा था कि एक सभा होती है आपकी, संयुक्त राष्ट्र की जो सभा है आपकी, उन्होंने क्या किया? एक कन्वेंशन किया जिसमें उन्होंने बच्चे के राइट्स के बारे में बात की। तो यही सेम बात हमने पोक्सो में भी देखी थी आपकी, वही बात यहाँ पे भी हो रही है। और ये कन्वेंशन कब हुआ आपका? ये कन्वेंशन हुआ आपका 11 दिसंबर 1992 को। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद ही हमने पोक्सो को अपने इंडिया में अप्लाई किया और साथ में जेजे एक्ट को भी कहीं ना कहीं अप्लाई किया। फिर क्वेश्चन आता है कि जो आपका 2015 का एक्ट है, जो आपका 2015 का जेजे एक्ट है, उन्होंने किसको हटाया है? या तो पूछ लेंगे किसको हटाया है या किसमें मॉडिफाई किया है। तो इससे पहले आपका एक्ट था 2000 का, जेजे एक्ट आपका 2000 का था, जिसको क्या किया? जेजे एक्ट 2015 ने रिप्लेस कर दिया है, रीएनेक्टेड कर दिया है, पुनः अधिनियमित कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये बन सकता है प्रीका, किसको हटाया है 2015 के एक्ट में? इसने हटा दिया 2000 वाले एक्ट को। ठीक है, फिर आपका चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमें क्या कहते हैं? आपके एक्ट का नाम होगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट। जेजे एक्ट नहीं है, जेजे एक्ट का पूरा नाम है आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। ठीक है, इसके अंदर आपकी क्या बात होती है? इसमें हमने कहा कि ये होल ऑफ इंडिया, पूरे संपूर्ण भारत पे अप्लाई होगा। अप्लाई की तारीख क्या है? 15 जनवरी 2016। ठीक है, 15 जनवरी 2016 को ये अप्लाई हुआ है। इसमें हमने दो प्रकार के बच्चों की बात की है। पहला बच्चा है आपका चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, ऐसा बच्चा है जिसने विधि का उल्लंघन किया है। दूसरा बच्चा है जिसको केयर की जरूरत है। तो इसी के अंदर आपका सब सेक्शन में लिखा हुआ है कि बच्चे चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है, अगर विधि का उल्लंघन करने वाले अगर बालक है आपके, तो हम उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन देखेंगे। ये एक्ट आपको बताएगा, जेजे एक्ट आपको बताएगा कि हम बच्चे की गिरफ्तारी कैसे करें, डिटेंशन निरोध कैसे करें, प्रोसिक्यूशन अभियोजन कैसे किया जाएगा बच्चे का, बच्चे को पेनल्टी कैसे लगाई जाएगी, इम्प्रिजनमेंट कैसे होगा, रिहैबिटेशन उसका दोबारा से पुनर्वास कैसे होगा, दोबारा से बच्चे को समाज में कैसे मिलाया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपके कवर किए जाएंगे जब हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है। ठीक है, ऐसे बालकों की जब बात होगी आपकी, तब हम इन पॉइंट्स को भी आपका देख के चलेंगे। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ऐसे बच्चे जिनको देखभाल की जरूरत है, देख रेख की आवश्यकता है। तो ऐसे बच्चों के बारे में हम क्या बात करेंगे जेजे एक्ट में? जेजे एक्ट आपको बताएगा कि ऐसे बच्चों का रिहैबिटेशन कैसे करना है, पुनर्वास कैसे करना है ऐसे बच्चों का, दत्तक ग्रहण एडॉप्शन में कैसे देना है। कोई बच्चे ऐसे जिनको आपको लगता है कि एडॉप्शन में दिया जा सकता है, बच्चा छोटा है, इसको एडॉप्शन में ले लेंगे, तो क्या किया जाएगा? ऐसे बच्चों को एडॉप्शन में दिया जाएगा। री इंटीग्रेशन समाज में पुनः मिलाना, कोई बच्चा है, ठीक है, कोई सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड बच्चा है, उसे हम कैसे समाज में मिलाए, तो उनका भी इसके अंदर हम देखेंगे जेजे एक्ट में कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हम फॉलो कर सकते हैं। रिस्टोरेशन वही बात
कि समाज में बच्चे को कैसे वापस लिया जाए। ऐसा बच्चा जिसने क्या किया है, आपका कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, ऐसा बच्चा जिसने कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंस करने के बाद वो बच्चा क्या हुआ, हमने उसको रखा आपका डिटेंशन में, ठीक है। जो बच्चों के लिए हमने अलग इंस्टीट्यूट्स बनाए होते हैं, वहाँ पे उस बच्चे को रखा है कुछ टाइम के लिए, ताकि वो बच्चा सुधर जाए, उसमें चेंजेस आए। तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से उसको हम क्या करते हैं, हम उसको दोबारा सोसाइटी में मिलाते हैं। तो कैसे ऐसे बच्चों को सोसाइटी में मिलाया जाए, ठीक है। एक कुछ टाइम के लिए वो बच्चे सोसाइटी से काफी अलग हो गए, उनकी मेंटालिटी अलग हो चुकी है। तो ऐसे बच्चों को हम कैसे दोबारा सोसाइटी में मिलाए, इसके बारे में हम जेजे एक्ट में पढ़ेंगे। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेशंस। स्टूडेंट, हम डेफिनेशंस लगातार नहीं देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में बहुत सारी है, 61 डेफिनेशन है आपकी। 61 डेफिनेशन अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो ना ही आपको समझ आएगी, ना ही आपको याद आएगी। हम टॉपिक वाइज डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। जैसे हम अगर पढ़ेंगे बोर्ड के बारे में, जैसे आप पढ़ेंगे चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे बच्चे जो विधि के उल्लंघन वाले बच्चे हैं, तो उनसे पहले हम सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर जब हम पढ़ेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में, तब हम उससे रिलेटेड सारी डेफिनेशन देख लेंगे। तो ऐसे हमने डेफिनेशन को डिवाइड किया है। हम सारी डेफिनेशन एक साथ नहीं देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आएगी, आपको डेफिनेशन में लिंक बना पाएंगे आप कि कौन सी डेफिनेशन में कितना डिफरेंस है, क्या लिंक है। सेक्शन 2(1), सेक्शन 2(1) एबंडेंट चाइल्ड। पहले हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। जेजे एक्ट में जितनी भी डेफिनेशन आपकी चाइल्ड से रिलेटेड है, जितनी भी डेफिनेशन आपको बच्चे के बारे में बताती हैं, तो वो डेफिनेशन पहले हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जेजे एक्ट के बारे में बात करें बच्चे के बारे में, तो जितने भी टाइप के बच्चे आपको दिए हुए हैं इस एक्ट में, वो हम पहले देखेंगे। तो सेक्शन 2(1) क्या कहता है, एबंडेंट चाइल्ड, परित्याग बालक। ऐसा बच्चा जिसको क्या कर दिया गया है, त्याग कर दिया गया है, बच्चे का अभी त्यजन कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या है, चाइल्ड डेजर्टेड, बच्चे को क्या किया, बच्चे को डेजर्टेड कर दिया, अभी त्यक्त कर दिया, छोड़ दिया गया है। किसने छोड़ा है, या तो बच्चे के पेरेंट्स ने, जैविक माता पिता ने, रियल पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया है बच्चे को, या एडॉप्टिव पेरेंट, दत्तक माता पिता ने बच्चे को छोड़ दिया है, या फिर आपका संरक्षण गार्डियन ने बच्चे को छोड़ दिया। इन तीनों ने अगर बच्चे को डेजर्टेड कर दिया, छोड़ दिया है, तो ऐसे बच्चे आपके क्या कहे जाएंगे, एबंडेंट चाइल्ड कहे जाएंगे, परित्यक्त बालक कहे जाएंगे। और कब कहे जाएंगे, जब उन्हें डिक्लेयर की जाए कमेटी के द्वारा। हम जेजे एक्ट में पढ़ेंगे कि आपकी एक कमेटी होती है, जेजे एक्ट आगे जाके बताएगा आपको कि इसकी एक कमेटी होती है। तो वो कमेटी जब बताएगी कि ये बच्चा आपका अबेंडेंट है, तभी वो बच्चा जेजे एक्ट में अबेंडेंट माना जाएगा। वो इंक्वायरी करेंगे, वो उसके माँ बाप को ढूंढेंगे, ठीक है, वो उसे उसकी फैमिली से मिलाने की कोशिश करेंगे। जब सारी कोशिशें फेल हो जाएगी, माता पिता भी नहीं मिल रहे, माता पिता है लेकिन बच्चे को अपनाना नहीं चाहते, फैमिली का कोई मेंबर उसको अपनाना नहीं चाहता, उसके बाद क्या होगा, वो कमेटी बच्चे को अबेंडेंट कह देगी, ठीक है। समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया जाएगा। तो हमने क्या देखा 2(1) में, ऐसा बालक जो आपका परित्यक्त है। 2(13), 2(13) किसकी बात करते हैं, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे बच्चे जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है। चाइल्ड, या तो हमने उस पे बच्चा ऐसा है आपका जिसपे क्या हुआ, ये आरोप लगा है, अभी कथन हुआ है, ये आरोप लगा है, या फिर वो बच्चा पाया गया। दो कंडीशन है आपकी, या तो बच्चे पे आरोप लगा है, या वो बच्चा पाया गया है। कैसे पाया गया है, कोई ऑफेंस करते हुए, आपने या तो अभी कथन किया है, या फिर वो बच्चा पाया गया है ऑफेंस करते हुए, प्लस वो बच्चा आपका 18 साल से कम का है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे की उम्र कब देखेंगे, तो सुनिए आराम से। जब ऑफेंस किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने जब ऑफेंस किया है, तो ऑफेंस करने वाली तारीख को, ऑफेंस करने वाली डेट को वो बच्चा कितने साल का है, उस टाइम हम देखेंगे। अगर वो बच्चा आपका 18 साल से कम का है वो व्यक्ति, तो हम उसको जुवेनाइल मान लेंगे। अगर वो ऑफेंस करते टाइम 18 साल से ज़्यादा का है, तो वो आपका अडल्ट माना जाएगा। तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके, एज ए जज भी आपको ये पॉइंट कंसिडर करना होगा जब आप डिसीजन लेंगे कि कौन सा बच्चा आपका, कौन सा पर्सन आपका चाइल्ड है या कौन सा पर्सन आपका चाइल्ड नहीं है। तो एज ए जज भी आपको ये डिसीजन लेना होगा कि जब उस पर्सन ने ऑफेंस किया है, ऑफेंस करते समय उसकी क्या आयु थी वो देखी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बच्चा
जो कि आपका ऑफेंस करने के लिए तो पाया गया है ऑफेंस करता हुआ, या हमें डाउट है कि इसने ऑफेंस किया है, और ऑफेंस करते समय अगर उसकी आयु आपकी 18 साल से कम की है तो ही वो माना जाएगा चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ माना जाएगा वो, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 214, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चे जिनको आवश्यकता है केयर की और प्रोटेक्शन की, देख रेख की आवश्यकता है और संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसे बच्चे कौन से होते हैं। इसमें आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अराउंड 12 पॉइंट्स है इसके अंदर, 8, ठीक है, 12 पॉइंट्स है इसके अंदर। जो बच्चे आपके इन 12 कैटेगरीज में आते हैं वो बच्चे ऐसे हैं जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। पहला, ऐसा बच्चा जिसके पास घर नहीं है, ऐसा बच्चा जिसके पास घर नहीं है या फिर कोई सेटल प्लेस नहीं है, ठीक है, रहने की जगह उसकी कोई फिक्स नहीं है, उसके पास कोई घर नहीं है, या फिर ऐसा बच्चा जो लेबर लॉ का कॉन्ट्रवेशन कर रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ऐसे बच्चे से काम कराया जा रहा है कि आपको पता है लेबर लॉ का वो वायलेशन कर रहा है, बच्चे से मजदूरी करा रहा है, बच्चे को पेमेंट नहीं दी जा रही, बच्चे का छुट्टियां नहीं दी जा रही बच्चे को, उसकी जो एरिया है सर्विस एरिया है वो हेल्थी नहीं है। तो जो जो आपके लेबर्स लॉ बताते हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन होना चाहिए काम का, उस बच्चे से उसके खिलाफ काम कराया जा रहा है। बच्चे से बैगिंग कराई जा रही है, भीख मंगवाई जा रही है। लिविंग ऑन स्ट्रीट, बच्चा कहाँ रहता है आपका, सड़कों पे रहता है। बच्चा मेंटली या फिजिकल इल है और ऐसी बीमारी है जो सही नहीं हो सकती, ठीक है, सही ना होने वाली बीमारी अगर बच्चे को है तो बच्चा माना जाएगा केयर एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड टू इंजरी, एक्सप्लॉइट, अब्यूज एक्सेट्रा, ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है वो बच्चा, ऐसे पर्सन के साथ रहता है जो पर्सन उस बच्चे को क्या करता है, इंजरी पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है बच्चे का, या फिर अब्यूज कर रहा है, या फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है उसको धमकी देता है कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे क्षति पहुंचाऊंगा, मैं तेरे को एक्सप्लोइट करूंगा, इस चीजें की अगर धमकी देता है तो भी बच्चे को केयर की आवश्यकता है। बच्चे को डाउट है, बच्चे को डाउट है कि इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या हुआ कि बच्चे ने देखा कि इस व्यक्ति ने किसी और बच्चे को मार दिया, उस बच्चे ने देखा है कि इस व्यक्ति ने किसी और बच्चे को मार दिया है, अब उस बच्चे को डाउट है कि मुझे भी मार देगा। बच्चे ने देखा इसने किसी और बच्चे को मार दिया, अब उस बच्चे को भी डाउट है कि मुझे भी मार देगा, तो ऐसी व्यक्ति के साथ अगर वो बच्चा रहता है तो उसको केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। पेरेंट्स या गार्डियन उस बच्चे के अनफिट है या असमर्थ है उसको पालने के लिए, माता पिता या गार्डियन अनफिट है या असमर्थ है बच्चे को पालने के लिए, तो आपका इसमें वो इंक्लूड होगा। पेरेंट्स या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बच्चे की केयर करने के लिए विलिंग हो, ना माता पिता चाहते हैं बच्चे की केयर करना, ना कोई ऐसा और पर्सन है आपका कि जो बच्चे की केयर करना चाहता है, तो ऐसा बच्चा क्या माना जाएगा आपका, ऐसा बच्चा आपका माना जाएगा कि वो बच्चा आपका केयर एंड प्रोटेक्शन की उस बच्चे को आवश्यकता है। चिल्ड्रन आपका मिसिंग है, भागा हुआ है, रन अवे है, ठीक है, बच्चा भाग गया है या फिर भागा हुआ बच्चा है या फिर उसके पेरेंट्स माँ बाप नहीं मिल रहे हैं इंक्वायरी के बाद भी, जांच की है कमेटी ने, कमेटी की जांच के बाद भी अगर उसके माता पिता नहीं मिलते हैं तो फिर क्या होगा, बच्चा ऐसा आपका माना जाएगा, कैसा माना जाएगा कि उस बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। टॉर्चर किया हुआ, सेक्सुअल अब्यूज इलीगल एक्ट्स के लिए, ठीक है, बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए, अब्यूज करने के लिए या फिर इलीगल एक्ट्स करने के लिए, तो ऐसा बच्चा भी आपका केयर एंड प्रोटेक्शन का होगा। बच्चा जो है आपका वनरेबल है, ठीक है, बच्चा आपका वन सॉरी वनरेबल है या फिर असुरक्षित है या फिर वो क्या है, ड्रग अब्यूज है, ठीक है, बच्चे को ट्रैफिकिंग की जा रही है, आपको ड्रग अब्यूज किया जा रहा है, मादक पदार्थ दिए जा रहे हैं उस बच्चे को, तो वो भी बच्चा आपका केयर एंड प्रोटेक्शन की उसको आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका अब्यूज फ्रॉम अनकॉन्शियस एबल गेन्स, लोकात्मक विरोध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग, बच्चे से कुछ फायदा लेने के लिए काम कराया जा रहा है, भीख मंगवाई जा रही है, बच्चे के हाथ पैर काट दिए हैं हम भीख मंगवाने के लिए, ठीक है, या ड्रग्स सप्लाई की जा रही है, मतलब ऐसे काम जो अनकॉन्शियस गेन है, ऐसे कामों के लिए बच्चे का यूज किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है बच्चे को। विक्टिम या फिर बच्चा विक्टिम है आपका आर्म्ड कंफ्लिक्ट का, सिविल अनरेस्ट का, नेचुरल कैलेमिटी का, इसका बच्चा अगर आपका विक्टिम है तो वो चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन के लिए है। मैरिज की एज से पहले मैरिज होने की इमीडिएट रिस्क है, आसन जोखिम है कि बच्चे की शादी
मैरिज की एज से पहले हो जाएगी तो ऐसा बच्चा भी आपका केयर के लिए है। सेक्शन 235 किशोर, जुवेनाइल कौन होता है? ऐसा बच्चा जो आपका 18 साल से कम का है, जुवेनाइल माना जाएगा। वहीं सेक्शन 212 चाइल्ड, एक ऐसा पर्सन जो आपका 18 साल से कम का है तो वो बच्चा आपका चाइल्ड माना जाएगा। दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे चाइल्ड है और यहाँ पे अ पर्सन है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्शन 242 ऐसे बच्चे अनाथ हैं। जो अनाथ का क्या मतलब है? ऐसे बच्चे आपके जिसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एडॉप्टिव पेरेंट्स या इलीगल गार्डियंस है ही नहीं, ठीक है, नहीं है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, एडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं है, लीगल गार्डियंस नहीं है, या इसके लीगल गार्डियंस तो है इसके, लेकिन वो इसको पालना नहीं चाहते, ना ही वो कैपेबल है, ना वो पालना चाहते हैं या वो कैपेबल नहीं है पालने के लिए, तो ऐसा बच्चा आपका ऑर्फन माना जाएगा, अनाथ माना जाएगा 242 के अंदर। 260 सरेंडर्ड चाइल्ड, अभ्यप्रथित बालक, रिलिंग्विश किया गया हो, त्याग कर दिया, सरेंडर कर दिया। इसमें क्या होता है? सरेंडर में क्या होता है? माता पिता जो होते हैं वो फिजिकली या मेंटल इल हो जाते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, माता पिता जो है वो फिजिकली या मेंटली इल हो गया, उन्होंने क्या किया? बच्चे को जाके कमेटी में छोड़ा है, बच्चे को जाके कमेटी के अंदर छोड़ा है और ये बोला कि हम मेंटली या फिजिकली इल है, हम बच्चे को नहीं संभाल सकते, ठीक है। फिर क्या किया जाता है? कुछ टाइम दिया जाता है माँ बाप को सोचने के लिए, विचार करने के लिए टाइम दिया जाता है। उस टाइम में भी अगर माता पिता को लगता है कि नहीं हम बच्चे को नहीं पाल पाएंगे तो क्या किया जाएगा? कमेटी उस बच्चे को पालेगा। तो ये होता है आपका सरेंडर चाइल्ड। क्या लिखा है देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है? माता पिता या गार्डियन कमेटी को जाके बच्चे को दे आएंगे, ठीक है, और क्या कहेंगे कि या तो हम फिजिकली या इमोशनली या सोशल फैक्टरली हम क्या है, बियॉन्ड देयर कंट्रोल है, मतलब वो फिजिकली वो इल है, इमोशनली वो इल है और वो क्या कर रहे हैं, इस बात से उभर नहीं पा रहे हैं, सही नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कमेटी को अपना बच्चा देते हैं कि आप हमारे बच्चे को पाल लीजिए। और ऐसे इसके बाद इंक्वायरी करने के बाद कमेटी को अगर लगता है कि हाँ माता पिता सच में ही आपके फिजिकली या मेंटली इल है तो बच्चे का पालन पोषण फिर आपकी कमेटी करती है और ऐसे बच्चे आपके सरेंडर चाइल्ड कहे जाते हैं, ठीक है। 260 में ये आपका डेफिनेशन है। हमने देखी डेफिनेशन कि चाइल्ड कौन कौन है, कितने टाइप के चाइल्ड हैं आपके। डेफिनेशंस काफी ज्यादा है और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। 2-1 अबंडेंट चाइल्ड, बच्चे को त्याग कर दिया, किसने त्याग किया? आपके पेरेंट्स ने या गार्डियन ने उनको त्याग कर दिया और कमेटी ने डिक्लेयर कर दिया आपका कि बच्चा आपका अबंडेंट है। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, ऐसा बच्चा जिसने अपराध किया है, आशंका है हमें या फिर उसने अपराध किया है, प्लस उस बच्चे की आयु 18 साल से कम की थी जब उसने अपराध किया। बच्चे को नीड और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, नीचे 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन 12 पॉइंट्स में अगर बच्चा आता है आपका तो बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ऐसा माना जाएगा। जुवेनाइल, ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम का है। चाइल्ड, ऐसा पर्सन जिसकी 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं हुई है। 242 अनाथ, माता पिता ने या लीगल गार्डियन उसके है नहीं या फिर लीगल गार्डियन उसको पालना नहीं चाहते तो वो बच्चा अनाथ माना जाएगा। सरेंडर्ड चाइल्ड, अभ्यप्रित बालक, माता पिता ने कमेटी में जाके बच्चे को दे दिया है, कहा है कि हम फिजिकली या मेंटली इल है, हम बच्चे को पाल नहीं सकते। कमेटी ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि हाँ माता पिता सही बोल रहे हैं तो ऐसा बच्चा आपका सरेंडर चाइल्ड माना जाएगा। चैप्टर नंबर 2 आपका, चैप्टर नंबर 2 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। चैप्टर 2 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे सिद्धांत आपके जो बात करते हैं बच्चे की केयर और प्रोटेक्शन से। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 आपका काफी इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछे जाते हैं सेक्शन के सबसेक्शंस, ठीक है, और मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कितने आपके प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड या कमेटी या अदर एजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड, कमेटी या अदर एजेंसी हमको क्या देती है? हमें देती है ये प्रिंसिपल्स। टोटल कितने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जेजे एक्ट में?
टोटल हमें 16 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं आपके एक्ट के अंदर। ये प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? प्री में पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल आपके कौन से सब सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा नोटिस करते हुए चले। पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस का हम एक सेकेंड, इनोसेंस का क्या हुआ, हमने लिया आपकी उपधारणा। हम ये मान के चलेंगे कि बच्चा हमारा निर्दोष है। हम कोर्ट है, हम ये मान के चल रहे हैं, कोर्ट ये मान के चलता है कि बच्चा आपका निर्दोष है, दोषी नहीं है। इस बात को प्रूफ करने का बर्डन आपके ऊपर है। इस बात को प्रूफ करने का बर्डन आपके ऊपर है। आप प्रूफ करेंगे कि बच्चा दोषी है, ठीक है, गिल्टी है। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा इनोसेंट है। हम मानते हैं कि बच्चे की मैलाफाइड नहीं है, असद्भावपूर्व नहीं है बच्चा, ना ही बच्चे का कोई क्रिमिनल इंटेंशन है। मीन्स टू से हम मानते हैं कि बच्चे की मेंटालिटी नहीं थी ऑफेंस करने की, जो एक्ट हुआ है वो इनोसेंटली हुआ है। बच्चे की उम्र 18 ईयर्स है, हम ये मान के चलेंगे बच्चा आपका 18 साल से कम का है। डिसप्रूव करना है, इस बात को गलत प्रूफ करना है, एविडेंस आप लेके आइए, प्रूफ आप लेके आइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल 2, सॉरी सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। गरिमा और योग्यता का सिद्धांत। हर बच्चे को, हर पर्सन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, इक्वली और डिग्निटी के साथ। बच्चे की गरिमा बनाई जाए रखी है, योग्यता बच्चे की राइट्स सारे हम क्या करेंगे, बना के रखेंगे, ठीक है, उल्लंघन नहीं किया जाएगा इनका। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। हर बच्चे के पास अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट करें। किसमें पार्टिसिपेट करें? बच्चे के खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग हो रही है या बच्चे के खिलाफ कोई डिसीजन आ रहा है, खिलाफ या पक्ष में कोई भी डिसीजन आ रहा है, कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है, उसको सुनने का अधिकार बच्चे के पास है, उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार बच्चे के पास है। जो बच्चे के इंटरेस्ट को अफेक्ट करे, ऐसा कोई अगर आपका डिसीजन है या तो उसके अंदर बच्चे का व्यू इंपॉर्टेंट है, बच्चे के विचार देखे जाएंगे। बच्चे की एज, आयु और मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, बच्चा कितना मैच्योर है, बच्चा कितने उम्र का है, ये देखकर हम बच्चे के पार्टिसिपेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। बच्चे के हित में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। जे एक्ट हमेशा बच्चे के हित में काम करता है, बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाएगा, बच्चे की डेवलपमेंट होगी, ऐसे काम किए जाएंगे जिससे बच्चे को डेवलपमेंट हो, बच्चे का फुल पोटेंशियल की डेवलपमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। हम ये मान के हमें ये ऐसे करना है कि जो आपकी फैमिली है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके, ठीक है, बायोलॉजिकल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडॉप्टिव पेरेंट्स की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में आपके फोस्टर पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन तीनों व्यक्तियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का क्या करें, बच्चे का केयर करें, बच्चे का पोषण करें और बच्चे का संरक्षण करें, ठीक है। बच्चे की केयर, बच्चे का न्यूट्रल और बच्चे का प्रोटेक्शन करे, कौन करे, आपका बायोलॉजिकल फैमिली, एडॉप्टिव पेरेंट्स या फोस्टर पेरेंट्स, ये तीनों ये करेंगे। अब आपके मन में डाउट आएगा कि फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं। आपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स सुने हैं, आपने एडॉप्टिव पेरेंट्स सुने हैं, ये फोस्टर पेरेंट क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट, जे एक्ट में हमारा क्या कंसेप्ट है, ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, या लीगल गार्डियन भी नहीं है, लीगल गार्डियन भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको दे देते हैं एक डमी फैमिली, एक डमी फैमिली हम इस बच्चे को दे देते हैं, ठीक है। ये वहां पे रहता है, वहां पे जो मेल फीमेल है उसको अपने माता पिता मानता है, वहां पे उन फैमिली में रहता है ये, तो इस बच्चे को हम प्रोवाइड करते हैं आपके डमी फैमिली। तो जो ये फैमिली होती है, इसको इसको बोला जाता है फोस्टर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जिसके माता पिता होंगे उसको बोला जाएगा फोस्टर पेरेंट्स। तो इन सब का आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की केयर करें, बच्चे का पोषण और बच्चे का प्रोटेक्शन करें। प्रिंसिपल 6, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का सारा ध्यान रखा जाएगा, बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, बच्चे को कोई क्षति ना पहुंचाए, हार्म ना पहुंचाए, बच्चे का अब्यूज ना किया जाए,
बच्चे का के साथ बुरा बर्ताव ना हो, माल ट्रीटमेंट ना हो, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। जब उस बच्चे को हम रखेंगे केयर और प्रोटेक्शन में, आप बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, बच्चे को कोई ऑब्जर्वेशन होम में अगर आप भेज रहे हैं, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। 7th प्रिंसिपल, पॉजिटिव मेजर्स। बच्चे को सारे वो सोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे क्या होगा, बच्चे को सुरक्षित रखा जाएगा। बच्चा अगर आपका असुरक्षित है तो सारे सोर्सेस हम प्रोवाइड कराएंगे जिससे बच्चे को क्या मिले, सुरक्षा मिले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ नॉन सिग्मेटिजिंग सिमेंटिक्स। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे क्या हो, बच्चे पे कलंक लगे। कैरेक्टर एसेसिनेशन वाले शब्दों का यूज नहीं करना, ठीक है। उसके जो बच्चे को मतलब कि बुरे शब्दों का हमें एक तरह से यूज नहीं करना है। एब्यूजिव हमें यूज नहीं करने, एडवर्सियल शब्द, एक्यूसेटरी वर्ड्स हमें यूज नहीं करने, ठीक है। आदेशिकाओं से के प्रतिकूल और अभियोजकात्मक शब्द हमें प्रयोग नहीं करने बच्चे का। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेबल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चे के कुछ अधिकार हैं, हर इंडिविजुअल के कोई ना कोई अधिकार है, बच्चे के भी आपके कोई ना कोई अधिकार है। बच्चे के अधिकार का कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता है। वेव करना मतलब त्याग करना। कोई किसी व्यक्ति पास ये अधिकार नहीं है कि वो बच्चे के अधिकारों का त्याग कर दे, फिर चाहे वो बच्चा खुद हो। बच्चा खुद के अधिकार भी नहीं त्याग सकता, बच्चे के बिहाफ पे कोई और पर्सन बच्चे के अधिकार नहीं त्यागेगा, बोर्ड या कमेटी ये काम नहीं करेगी। अधिकारों का अभित्यंजन ना किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो हम उसको परमिसिबल नहीं मानेंगे, ना ही उसको हम वैलिड मानेंगे, ठीक है। इम्परमिसिबल माना जाएगा और इनवैलिड ये माना जाएगा अगर कोई बच्चे के राइट्स का उल्लंघन वो करता है, त्याग करता है। तो ये कंसेप्ट है, नॉन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल नॉट अमाउंट टू वेवर। किसी मूल अधिकारों का प्रयोग ना किया जाना अभित्यंजन की कसौटी में नहीं आता। अब कोई चाइल्ड है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज नहीं कर रहा, उसे पता नहीं है कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो बच्चा अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज नहीं कर रहा है, तो हम ये नहीं मानेंगे आपका कि बच्चे के फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए हैं, ठीक है, उसने बच्चे ने त्याग कर दिया, ऐसा नहीं माना जाएगा। फंडामेंटल राइट्स का यूज ना करना अभित्यंजन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ना ही बच्चे के साथ भेदभाव किया जाएगा, बच्चे के साथ समानता की जाएगी। भेदभाव किस पॉइंट पे है, ये इंपॉर्टेंट है। लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, निःशक्तता, इन पॉइंट्स पे आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा बच्चे के साथ। बच्चे को समानता दी जाएगी, बच्चे को इक्वालिटी दी जाएगी। पहुंच यानी एक्सेस, हर चीज की पहुंच है उसके, हर चीज को वो यूज कर सकता है। अपॉर्चुनिटी, अवसर, उसे काम करने का अवसर, उसे पढ़ने के अवसर, सब कुछ दिया जाएगा बच्चे को। बच्चे के साथ ट्रीटमेंट, बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन के क्या पॉइंट्स है आपके और इक्वालिटी के क्या पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपके प्रिंसिपल नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। बच्चे की गोपनीयता, बच्चे की समानता, प्राइवेसी मतलब की एकांकता बनाई जाएगी, ठीक है। ये हमारा राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है, और इसका प्रोटेक्शन भी जेजे एक्ट आपका करता है। लास्ट के कुछ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूटलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट। क्या होता है कि देखिए, बच्चे के माता पिता नहीं मिल रहे हैं, बच्चे गार्डियंस को पालना नहीं चाहते। अब बच्चा क्या हो गया, एकदम आपका अबेंडेंट हो गया, ठीक है, बच्चा आपका अबेंडेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को भेज देंगे आपका ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो जेजे एक्ट हमको देता है। इंस्टीट्यूट कैसे होगी, जैसे आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन होम हो गया आपका, ठीक है, फिट फैसिलिटीज होगी, फिट इंस्टीट्यूट्स हो गए आपके, आगे हम देखेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, तो उनमें बच्चों को भेज दिया जाता है। वो क्या करेंगे, हम पहले बच्चे की इंक्वायरी करेंगे कि बच्चे को किस इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा, फिर हम उस बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में भेज देंगे। 13 नंबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रिपार्टाइजेशन एंड रिस्टोरेशन, रीयूनाइटेड विद फैमिली ऑफ द अर्लीस्ट। पहले हम ये प्रयास करेंगे कि बच्चे का जो है आपका रीयूनाइटेड हो फैमिली के साथ।
बच्चे को फैमिली में दोबारा मिलाया जा सके। ठीक है, बच्चे ने कोई ऑफेंस किया है वो अलग रहता है, तो वो चला गया आपका ऐसे होम्स में जहाँ बच्चे को रखा जाता है, तो वहाँ पे क्या किया, वो फैमिली से अलग हो गया। अब हमारा पहला प्रयास है कि हम उसे फैमिली में दोबारा मिलाए, सोसाइटी में दोबारा मिलाए। तो ये आपका कंसेप्ट है ये रिस्टोरेशन का। ठीक है, रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन एंड रिस्टोरेशन। ठीक है, रिस्टोरेशन टू द सेम सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर स्टेटस, हम ये सब कुछ देखेंगे। अगर हमको लगता है कि बच्चे का जो रिस्टोरेशन है, हमें लगता है कि बच्चे का जो रिस्टोरेशन है या फिर बच्चे का जो रिपैट्रिएशन है, उससे क्या होगा, वो बच्चे के इंटरेस्ट में नहीं है, उससे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब कि उससे बच्चे का फायदा नहीं होगा, हित नहीं होगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 14, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। देखिए, जेजे एक्ट में बच्चे पे कोई भी अगर ऑफेंस लगा हुआ है, जेजे एक्ट ने बच्चे पे कोई भी ऑफेंस लगाया है आपका, तो हम इसका रिकॉर्ड नहीं रखते, हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं आपका जेजे एक्ट के अंदर। बच्चे को, मतलब बच्चा आपका सही हो गया है, ठीक है, उसने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली, बच्चा अब बच्चे की जो आपकी माल इंटेंशंस थी वो खत्म हो गई है, तो क्या किया जाएगा, बच्चे के जो रिकॉर्ड्स है उनको हटा दिया जाएगा, रिकॉर्डेड करके नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ऑल पास्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी चाइल्ड अंडर जेजे सिस्टम शुड बी इरेज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन, मेजर्स, उपाय को प्रमोट करना होगा जो बच्चे इन कंफ्लिक्ट विद लॉ को डील करना जुडिशियल प्रोसीडिंग से है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या उपाय लिए जाए जब बच्चे को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग में लेके जा रहे हैं। न्यायिक कार्रवाई जब बच्चे की जा रही है, तो हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं बच्चे के बेनिफिट के लिए, तो वो मेजर्स आपके लेने होंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हम क्या पालन करेंगे, जेजे एक्ट आपका नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है, मतलब बच्चे के फेयर हियरिंग होगी, निष्पक्ष सुनवाई की जाएगी बच्चे के साथ, रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात नहीं किया जाएगा, रूल ऑफ रिव्यू, पुनर्विलोकन का अधिकार है बच्चे के पास। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा जेजे एक्ट। हमने जेजे एक्ट में देखे आपके चाइल्ड रिलेटेड डेफिनेशंस और प्रिंसिपल्स देखे। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के बारे में कि जेजे बोर्ड क्या होता है, जो बच्चे, जिस बच्चे ने अपराध किया है आपका, तो वो अपराध कैसे कैसे हम, आपका प्रोसीजर क्या है उसका, कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे, कौन कंप्लेन सुनेगा, कैसे देखा जाएगा कि बच्चा आपका चाइल्ड है या नहीं है, तो वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। कोई डाउट है अगर आपको तो आप पूछ सकते हैं। ओके।